नमस्कार, नेशन फर्स्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेनू मौर्य। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में एनडीए से अलग चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। वहीं चिराग ने नए मुद्दे को लेकर नीतीश को घेरना भी शुरू कर दिया है। चिराग ने ताजा ट्वीट करते हुए कहा है कि नीतीश सरकार में बिहारियों को शराब तस्कर बनाया जा रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश और उनके मंत्रियों को सब पता है। उन्होंने आगे भी कहा है कि शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के साथ ही सभी मंत्रियों को पता है कि बिहारी रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सब के सब को मानो सांप सूंघ लिया हो। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नालंदा के बाल लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी नीतीश है तो विकास है, आरजेडी है तो विनाश है। नरेंद्र मोदी ने जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर वोट मांगने की परिपाटी को बंद किया है। वहीं आज काम पर वोट मांगा जा रहा है। मोदी ने भारतीय संस्कृति को बदला है। उन्होंने आगे कहा है कि 1 करोड़ 25 लाख का पैकेज बिहार को देने वाली बात को लालू प्रसाद ने जुमला बताया था, जबकि मोदी सरकार ने 10,000 करोड़ शिक्षा, 6,000 स्वास्थ्य, दरभंगा एम्स, 11 मेडिकल कॉलेज 3 साल में बिहार को दिए हैं। आगे नड्डा ने कहा है कि पीएम जो कहते हैं सो करते हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना में एनडीए की सरकार ने 80 करोड़ जनता को खाद्यान्न दिया है और 20 करोड़ बहनों के बता दें कि खातों में लॉकडाउन के समय खाते में रुपए भेजे हैं और स्वच्छता अभियान में शौचालय दिया है और अब मार्च से ही लेकर दिवाली और छठ तक राशन देने की व्यवस्था है। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को लटकाए रखा, जबकि बीजेपी सरकार ने रास्ता निकाला है। बिहार चुनाव में हर दिन के बाद सियासी पारा लंबी लंबी छलांग लगा रहा है। विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला एनडीए और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच है, जहां एक तरफ नीतीश तो दूसरी ओर तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा है। 15 साल में ऐसा पहली बार है जब नीतीश कुमार को लेकर बिहार में लोग खुलकर उनके खिलाफ नाराजगी व्यक्त करने लगे हैं। 15 साल में पहली बार नीतीश कुमार असहज नजर आ रहे हैं। बिहार के सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार की पुरानी छवि पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनता भी सवाल उठा रही है। वहीं एक समय था जब बीजेपी ने नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर 2005 और 2010 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार चुनाव में स्थिति बिल्कुल विपरीत है और नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के कंधे की जरूरत ज्यादा दिख रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पटना में तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये घोषणा पत्र जारी किया है। अपने इस घोषणा पत्र में पार्टी ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, बिहार के विकास और भी कई कामों के लिए जिक्र किया गया है। और वही घोषणा पत्र में पार्टी ने बेरोजगारों के लिए भी कई वायदे किए हैं, जिसमें कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रुपए की नौकरी देने का भी वायदा किया है। और साथ ही आरजेडी ने यह भी वायदा किया है कि नए उद्योगों के लिए नई नीति भी लाई जाएगी और नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। महाराष्ट्र की पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हाल ही में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
बता दी कि इसकी जानकारी खुद पूर्व सीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की है। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस को अपनी तबीयत खराब महसूस हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया और इसी दौरान उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस आइसोलेशन में है और फडणवीस को बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से चुनाव प्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित महबूबा मुफ्ती के आवास पर एक बार फिर से पीपुल्स अलायंस के सदस्यों ने मिलकर गुपकार समझौते पर बैठक की है। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे और इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि गुपकार राष्ट्र विरोधी है, वो गलत है। हम बीजेपी की विरोधी है और इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्र विरोधी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी ने देश और संविधान को नुकसान पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार वापस किया जाए। वहीं सज्जाद लोन ने यह भी कहा है कि हमने आज के अलहदा ढांचे पर फैसला किया है। फारूक अब्दुल्ला हमारे अध्यक्ष होंगे। 2 हफ्ते में हम अपनी अगली बैठक जम्मू में करेंगे और उसके बाद हमारा सम्मेलन होगा। राज्य का हमारा सबसे पहला झंडा हमारे गठबंधन का प्रतीक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम की 2 दिवसीय यात्रा की पुष्टि कर दी है। दशहरा पर वह सिक्किम जाएंगे और इस दौरान वह सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान वह सिक्किम में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़क का भी उद्घाटन करेंगे और खुद रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। हिंदू परंपरा के अनुसार सिक्किम में चीन की सीमा के पास तैनात स्थानीय इकाइयों में से एक में शस्त्र पूजा में भी राजनाथ सिंह हिस्सा ले सकते हैं। इस पूजा में योद्धाओं द्वारा दशहरे में हथियारों की सालाना पूजा की जाती है और पिछले साल राजनाथ सिंह ने फ्रांस में भारत की पहली राफेल लड़ाकू विमान को प्राप्त करते हुए ऐसा किया था। रक्षा मंत्री उन स्थानों पर भी जा सकते हैं जहां भारत ने चीन द्वारा घुसपैठ की किसी भी संभावित कोशिश को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों और टैंकों को तैनात किया है। तो सिक्किम में सड़क का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। बंगाल और सिक्किम के दौरे पर जा सकते हैं और इसी के साथ ही सड़क उद्घाटन कर सकते हैं और शस्त्र पूजा में शामिल हो सकते हैं। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था जहां पर राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा में शामिल हुए थे। वहीं प्रदेश की योगी और बीजेपी सरकार की व्यापार और व्यापारी विरोधी नीतियों से परेशान लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम जनपदों के व्यापारियों के एक समूह ने आम आदमी पार्टी आप का दामन थाम लिया है। यूपी की प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली की केजरीवाल सरकार के क्रियाकलाप में कोई खामी नहीं खोज पा रहे तो आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार सब कुछ फ्री में दे रही है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली का बजट घाटे का नहीं बल्कि मुनाफे का है। वह मुंबई पुलिस के लिए रिया चक्रवर्ती फिल्म अभिनेत्री है, मगर इंदौर में रिया का मतलब MDMA है और इस नशीले पदार्थ को सामान्य बोलचाल में MD या म्याऊ म्याऊ भी कहा जाता है। इसका सेवन करने वाले लोग पैडलर को रिया के नाम से ऑर्डर देते हैं
तस्करों के ये कोडवर्ड नारकोटिक्स विंग ने भी डिकोड किए हैं। एजेंसी का दावा है कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स केस में नाम आने के बाद उसके नाम से ड्रग्स बेचा जा रहा है। नारकोटिक्स विंग ने रिया यानी कि एमडी के अलावा भी गांजा, चरस, अफीम जैसे अन्य मादक पदार्थों के नाम को डिकोड किया है। सूत्रों के मुताबिक तस्कर ब्राउन शुगर को चॉकलेट, चरस को हरावा, अफीम को काले के नाम से बेच रहे हैं। ब्राउन शुगर गहरे भूरे रंग की होती है, इसलिए चॉकलेट नाम दिया गया है। गांजे को घास, फूस, पुड़िया, माल और टिकट व नग के नाम से मांगा जाता है। रिया की ज्यादातर खपत पबों और फार्म हाउस पर होने लगी है। नवरात्र खत्म होने को आए हैं, लेकिन प्याज का दाम लगातार लोगों को रुला रहा है। देश भर में बड़े प्याज के दाम से लोगों की रसोई में प्याज गायब हो गया है। अब कर्नाटक में भी प्याज के दाम बढ़ गए हैं। वहीं लोगों को उम्मीद है कि नवरात्र खत्म होते ही प्याज के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन अगर तथ्यों की माने तो अक्सर नवरात्र में लोगों के घरों में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल सब्जियों में कम हो जाता है। लेकिन नवरात्र खत्म होने के बाद फिर से सब्जियों में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल होगा और ऐसे में प्याज के दाम और बढ़ने की आशंका है। कर्नाटक में रिटेल कीमतों पर प्याज के भाव 80 से 90 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं चेन्नई की बात करें तो 73 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। इसकी विजयदशमी को लेकर भारत में जितनी धूमधाम रहती है, वहीं नेपाल में भी समान हालत रहते हैं, जिसका मतलब है कि नेपाल में भी विजयदशमी को लेकर काफी उत्साह है, जिसकी वजह से कई भारतीय नेपाल में विजयदशमी सेलिब्रेशन देखने पहुंचते हैं। वहीं से बार की विजयदशमी भारत नेपाल के रिश्तों को लेकर बेहद खास नजर आ रही है। अब तक लिपुलेख, काला पानी एवं लिम्पियाधुरा को अपनी सीमा का हिस्सा बताने वाले नेपाल के सुर बदले बदले दिख रहे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली ने समस्त नेपाल वासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं भेजी हैं और खास बात तो यह है कि इस शुभकामना में जिस नक्शे को दिखाया गया है वह पुराना है, जिसमें कि नेपाल लिपुलेख, काला पानी एवं लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर अपना दावा पेश नहीं कर रहा है। इसका मतलब शायद ये माना जा सकता है कि भारत और नेपाल के बीच रिश्ते अब सुधर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि दुनिया अब कोविड-19 महामारी में एक नाजुक मोड़ पर है। वहीं कुछ देश खतरनाक रास्ते पर है जहां स्वास्थ्य सेवाओं के कोलैप्स होने की आशंका है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि हम कोविड-19 महामारी में एक नाजुक मोड़ पर है। विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में अगले कुछ महीने बहुत टफ होने वाले हैं और कुछ खतरनाक ट्रैक पर है। और साथ ही टेड्रोस ने कहा है कि हम नेताओं से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं ताकि भविष्य में अनावश्यक मौतों को रोका जा सके, वही आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को कोलैप्स होने से बचाया जा सके और स्कूलों को फिर से बंद नहीं करना पड़े। जैसा कि मैंने फरवरी में कहा था कि मैं आज भी इसे दोहरा रहा हूं, यह एक ड्रिल नहीं है। दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा के मद्देनजर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कई एजेंसियों को राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि उपराज्यपाल ने
संबंध अधिकारियों को प्रदूषण के स्थानीय कारणों जैसे कि कूड़ा जलाना एवं अन्य गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। और इसी बीच पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण ने शनिवार को वायु गुणवत्ता की गंभीर श्रेणी में जा सकने की आशंका को लेकर अपने एक बयान में कहा है कि वह स्थिति पर करीब नजर रखे हुए हैं। बता दें कि इसके साथ ही आगाह किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलना चाहिए और हर वक्त मास्क पहने रहना चाहिए। पंजाब के होशियारपुर में बिहार के प्रवासी परिवार की बेटी से बेरहमी पर बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी को घेरा है। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा है कि हाथरस पर आंदोलन करने वाले राहुल गांधी होशियार क्यों नहीं जाते। बिहार की बेटी के साथ जुल्म हुआ है, वहां कांग्रेस की सरकार है। तेजस्वी राहुल के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि बिहार के दलित प्रवासी मजदूर के 6 वर्ष की बेटे के साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म के बाद उसको मार दिया गया। ये कैसी दर्दनाक और शर्मसार करने वाली घटना है। अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए और हम मांग करते हैं कि अपराधियों को पकड़े और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जावड़ेकर ने आगे कहा है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पर जाते हैं, इसके बजाय उन्हें पंजाब राजस्थान जाना चाहिए। उनकी सरकारों में महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहे हैं, कैसे दुष्कर्म हो रहे हैं, इसको देखना चाहिए। पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की बच्ची से हैवानियत की घटना को 3 दिन हो गए हैं और इस घटना पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि जब हाथरस में ऐसा कांड होता है तो राहुल गांधी वहां राजनीति करने चले जाते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार वाले राज्य में ऐसी घटना होती है तो वे चुप्पी साधे रहते हैं। वहीं इसी मामले में अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से सवाल पूछा। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है तो उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठकर पिकनिक की तरह प्रदर्शन करने जाएंगे, लेकिन आप होशियारपुर नहीं गए। हर मुद्दे पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी जी ने होशियारपुर में बच्ची से हैवानियत पर एक भी ट्वीट नहीं किया, जबकि इस घटना को 3 दिन हो गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे एकनाथ खड़से अपनी बेटी रोहिणी और कई समर्थकों के साथ शुक्रवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि एनसीपी का जनाधार उससे भी दुगुनी गति से बढ़ने का संकल्प लिया है। खड़से ने कहा है कि उन्होंने जिस गति से उन्होंने महाराष्ट्र में कभी बीजेपी के लिए काम किया था उसी गति से वह अब एनसीपी के लिए काम करेंगे। और इसी दौरान बीजेपी को चेतावनी देते हुए खड़से ने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने प्रवर्तन निदेशालय लगाए तो मैं सीडी चला दूंगा। और इसी दौरान खड़से ने दावा किया है कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने खुद ही उनसे कहा था कि भगवा पार्टी में उनका कोई भविष्य नहीं है और उन्हें एनसीपी में शामिल हो जाना चाहिए। एनसीपी इस समय राज्य की शिवसेना महाविकास अघाड़ी सरकार में एक प्रमुख घटक दल है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि जब कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो जाए तो यह हर भारतीय को फ्री में मिलना चाहिए। बता दें कि अगले सप्ताह होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने कोविड-19 का वैक्सीन फ्री देने की बात कही, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। और साथ ही केजरीवाल ने आगे ये भी कहा है कि पूरे देश को फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए, यह पूरे देश का अधिकार है, हक है।
वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार की सियासत दिन प्रतिदिन गर्माती जा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कोरोना का टीका जाने पर पूरे राज्य के लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराने का वायदा किया है, अब उसे लेकर देश में राजनीतिक माहौल में नए नए बयान भी सामने आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में इस बार शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना में कहा है कि बीजेपी की असली नीति क्या है, उनका दिशा दर्शक कौन है, और इसी बारे में थोड़ा भ्रम का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को आश्वासन दिया था कि सरकार प्रयास करेगी कि कोरोना का टीका आते ही उसे देश के सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री टीके का वितरण करते समय कहीं भी जाति, धर्म, प्रांत, राजनीति बीच में नहीं लाए, तो अब बिहार चुनाव में वैक्सीन को लेकर ऐसे वादे क्यों किए जा रहे हैं? तो बीजेपी ने यहाँ पे वायदा किया था, शिवसेना का बीजेपी पर निशाना यहाँ पे सामने आया, जहाँ पे कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने को लेकर शिवसेना ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। और ये कहा है कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि राज्य में बिहार चुनाव से संबंधित कोरोना वैक्सीन फ्री में देंगे, लेकिन अब यहाँ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में आखिरकार ऐसा वादा क्यों किया है, ऐसे दावे यहाँ पे क्यों किए हैं? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर यहाँ पे मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना वैक्सीन अब मुद्दा बनकर रह गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने गुजरात के बड़ोदरा में कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा है कि जिनके दामाद किसानों की जमीन खाएंगे वे दूसरे किसानों की जमीन क्या बचाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान स्मृति ने न केवल वाड्रा बल्कि राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने उस पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा है कि कोई भी यह नहीं बता सकता कि वह छुट्टी पर कब जाता है। और इसी के तहत स्मृति मोरबी से बीजेपी उम्मीदवार ब्रजेश मिर्जा के लिए प्रचार कर रही थी। और यह ज्ञात है कि मोरबी गुजरात के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जहां 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। ईरानी ने वहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अभी तय करने का समय है कि आपका नेता, व्यक्ति या फिर परिवार कौन है। स्मृति ने कहा है कि अगर आप किसी परिवार के लगाव में अंधे हैं तो आप गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों के दुख को नहीं समझ सकते। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि यह मोरबी के लोगों की मदद कैसे कर पाएगा। नागोर्नो काराबाख की जंग अब धर्मयुद्ध में बनती हुई नजर आ रही है। और इसे धर्मयुद्ध में अब फ्रांस, रूस, अमेरिका भी कूद गया है। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान खुलकर इस्लामिक कट्टरपंथा की तरफदारी कर रहे हैं। तो फ्रांस में एक टीचर की निर्मम हत्या के बाद से जिहादी मानसिकता के खिलाफ यलगार हो चुकी है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब सेंट्रल एशिया में रोज बारूद बरस रहा है। 27 दिनों से जलते सेंट्रल एशिया की आग नहीं बुझी तो महाशक्तियां सामने आ जाएंगी। और पुतिन भी सामने आ गए हैं और अमेरिका एक्टिव हो गया है। तुर्की ने नाटो से बगावत कर दी है और फ्रांस ने खुलकर आर्मीनिया के साथ अपना पक्ष चुन लिया है। कुल मिलाकर के जिस खेमेबंदी को लेकर अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे वो हकीकत हो गई है। पीएम मोदी ने महाअष्टमी पर गुजरात को तोहफा दिया है। पीएम ने अपने गृह राज्य गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। और इसमें गिरनार में रोपवे परियोजना को शामिल किया गया है। और इसे रोपवे के शुरू होना श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि रोपवे की मदद से गिरनार पर्वत के ऊपर बने मंदिर पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 10,000 सीढ़ियां चढ़ने से राहत मिलेगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में
UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ ही पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल और टेलीकार्डियोलॉजी का भी उद्घाटन किया है। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कोरोना वायरस सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बचाव और सफाई की मुद्रा में है। डेमोक्रेट कैंडिडेट बाइडेन ने कहा है कि कोरोना को काबू करने के मामले में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। अगर मैं राष्ट्रपति बना तो हर अमेरिकी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी, भले ही उसका बीमा हो या फिर ना हो, जिसे बिहार विधानसभा के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसी हफ्ते बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कि कहा गया था कि सत्ता में आए तो बिहार वासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। बता दें कि वहीं सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्रदूषण की समस्या भी बढ़ जाती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में वायु की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार अलीपुर, मुंडका और वजीरपुर में AQI बेहद गिर गया है और साथ ही राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में खराब हवा के कारण लोगों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं देश में कोरोना मामलों की संख्या में लगातार सुधार होता नजर आ रहा है। जहां एक ओर कोरोना मामलों में कमी आई है तो वहीं दूसरी ओर संक्रमितों के ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि देश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 78 लाख के पार हो चुकी है, जिसमें से 70 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और 7 लाख के करीब मरीज अभी भी इस भयंकर वायरस से जूझ रहे हैं, जबकि 1,17,000 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं बात की जाए पिछले 24 घंटे की तो पिछले 24 घंटे में कोरोना की 53,370 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 650 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और सभी पार्टियां चुनाव की पूरी तैयारियां कर चुकी हैं और अब रैलियों को दौर भी यहां पे देखने को मिल रहा है। वहीं चुनाव के बीच आरजेडी चीफ और चारा घोटाले में दोषी लालू यादव मां दुर्गा की पूजा में लीन है। जानकारी के मुताबिक लालू यादव नवमी के दिन 3 बकरों की बलि देने वाले हैं ताकि माता का आशीर्वाद निरंतर बना रहे और उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाए। बता दें कि बिहार और झारखंड में नवमी के दिन बकरों की बलि देने की प्रथा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन फर्स्ट के साथ। नमस्कार।